सो गाइस, एक ज़माने में न्यूटन के सर पे गिरा था एक एप्पल, जिसकी वजह से उसने डिस्कवरी की ऑफ gravitation. So everyone, welcome to the very new chapter of gravitation. In this video, we are discussing about number 1, what is gravitation? Then universal law of gravitation, importance of universal law of gravitation and free fall. So guys, to understand everything better, you have to watch this video till the end. This is Palchani Yadav and you're watching. सो एवरीवन, व्हाट इज ग्रेविटेशन? गाइस, दो बातें हैं. देखो, ग्रेविटेशन एक फोर्स होता है जिसकी वजह से हम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. आई रिपीट, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स. और दूसरी बात कि ये जो फोर्स होता है ना, ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे. यानी कि दुनिया में जिस भी चीज़ का मास होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. जैसे हमारा अर्थ के पास मास है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. आप, मैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, हम सब के पास मास है, तो हम सब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं. इस दुनिया में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उन सब के पास मास है. सन, मून, अर्थ, वीनस एसेट्रा एसेट्रा, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं. तो गाइस, यानी कि छोटे से छोटी चींटी और बड़े से बड़ा प्लैनेट, जिस भी चीज़ का मास होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है. लेकिन यार, सवाल ये है कि जब हम सब ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं तो सिर्फ अर्थ ही चीज़ों को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करता है? जब भी कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो वो हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके वापस नीचे आती है. लेकिन हम दूसरी चीज़ों को क्यों नहीं अट्रैक्ट करते जब हम भी ये फोर्स लगा सकते हैं? तो गाइस, इसका आंसर बहुत सिंपल है. क्योंकि ये फोर्स हमारा मास पे डिपेंड करता है. जिस चीज़ का ज़्यादा मास होता है वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और जिस चीज़ का कम मास होता है वो कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है. इसलिए अर्थ का जो है मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है. इसलिए हम देखते हैं कि वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हमारा मास अर्थ के कंपैरिजन में कितना छोटा है, तो हम देख ही नहीं पाते कि हम भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि फोर्स हम भी लगा रहे होते हैं. तो गाइज, एक बात तो बहुत सीधी सीधी समझ में आई कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है या प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं. हमें ये पता चल गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर वो चीज़ लगा सकती है जिसका मास होता है. तो चलो अब समझते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है. गाइस, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. वो 2 या 3 मार्क्स में आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं. तो आपको ये डेफिनेशन पूरी की पूरी एज इट इज़ लिखनी है. डेफिनेशन कहती है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स. मतलब दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से. और ये जो फोर्स है ना, वो उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस पे डिपेंड करता है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये फोर्स हमेशा उन दोनों के बीच में ही लगेगा. ठीक है, चलो इसे डेरिवेशन के थ्रू अच्छे से समझते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 मासेस हैं, एक m1 एक m2, वो कुछ दूरी पे रखे हुए हैं. फोर्स ये कहता है, लॉ ये कहता है कि ये दोनों जो मासेस हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि खींचेंगे विथ अ फोर्स. कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से. तो जब भी 2 मासेस कुछ दूरी पे रखे होते हैं वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विथ ग्रेविटेशनल फोर्स. चलो इस फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं. हमने अभी पढ़ा कि ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस से. तो हमने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू n. और हमने ये भी पढ़ा कि ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से. तो हमने लिख दिया F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर.
बस सिंपल सी बात थी, इन दोनों चीज़ों को साथ में करके हमने लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अब गाइस एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ वो कांस्टेंट है g, बड़ा G जो आपको दिख रहा है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब गाइज हमने क्या निकाला है फॉर्मूला? हमने ये फॉर्मूला निकाला है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल्स टू बड़ा G m छोटा m अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो फोर्स जिसकी वजह से कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे आती है, अर्थ पे हम पैर रख के खड़े हो पाते हैं। इस फोर्स की वजह से ही हमारा मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, इस फोर्स की वजह से ही हमारे सारे प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड घूम रहे हैं, और इसी फोर्स की वजह से ही हम टाइड्स भी देख पाते हैं जो सन या मून की वजह से अर्थ पे होते हैं। तो गाइस एग्जाम में आपको सीधे सीधे 3 नंबर में पूछ लिया गया कि बताओ ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये 4 पॉइंट लिखना मत भूलना, ये सीधा सीधा सिंपल स्टेट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करके बताइए, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना होगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये लॉ लिख के बताइए, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी। यानी कि सीधे सीधे क्वेश्चन इस वीडियो में से जो आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब सुनो, अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे जिसका नाम है फ्री फॉल। मैं हिंदी में बताती हूँ। फ्री फॉल का मतलब है कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है ना, और उस पर अर्थ एक फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे गिरती है और उस पर अर्थ एक फोर्स लगाती है तो उसी को हम कहते हैं फ्री फॉल। सिंपल भाषा में अगर आपने एक बॉल को नीचे फेंक दिया तो वो क्या कर रही है? वो फ्री फॉल कर रही है। अगर एक आदमी ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो फ्री फॉल कर रहा है। तो जो भी चीज़ नीचे गिरेगी वो फ्री फॉल करेगी। लेकिन इसमें एक और बात समझने की है, वो भी मैं आपको एक लाइन में बताती हूँ। देखो, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है उस पर अर्थ एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, और वो चीज़ क्या कर रही है? एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रही है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है, और उस एक्सेलरेशन का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम छोटे से g से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? छोटे से g से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप लिखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कोई भी चीज़ जब अर्थ के सरफेस की तरफ गिरती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो चीज़ एक्सेलरेशन भी कर रही होती है। तो उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसे हम छोटे से g से डिनोट करते हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला है? देखो, हमने पढ़ा है कि फोर्स का होता है फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? यहाँ लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फॉर्मूला बदल के हो जाएगा मास इनटू छोटा सा g। तो अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगी तो वो फ्री फॉल करेगी, उस पर छोटा सा g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और उस चीज़ का फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू छोटा सा g, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो। नाउ गाइस, हम क्या कर रहे हैं? हमने लिया ये छोटा सा g, हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हम बोल रहे हैं कि फोर्स, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर फोर्स लगता है मास इनटू छोटा सा g। और अभी हमने एक और फोर्स निकाला था जो था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ लगा रही है। तो अर्थ क्या फोर्स लगा रही है? अर्थ के फोर्स का फॉर्मूला है बड़ा G इंटू बड़ा M इंटू छोटा m अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है।
तो सिंपल चीज़ करो, इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर दो। मास इंटू छोटा जी इज इक्वल्स टू बड़ा वाला जी बड़ा वाला एम इंटू छोटा वाला एम अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या होगा, यहाँ का बड़ा वाला एम और इस तरफ का बड़ा वाला एम कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला आएगा स्मॉल जी इज इक्वल्स टू बिग जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट। जिस भी प्लैनेट का आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो उस प्लैनेट का मास अपॉन आर स्क्वायर। क्या है आर स्क्वायर? आर स्क्वायर है उस प्लैनेट का रेडियस। मान लीजिए आप ग्रेविटी निकाल रहे हो अर्थ की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो अर्थ पे, तो आप क्या करोगे, जी की वैल्यू रखोगे, अर्थ का मास उससे मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में आप रखेंगे अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो जब हमने ये वैल्यूज़ रखी ना, जी की, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, तो हमें पता चला कि जी की वैल्यू अर्थ पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है जी की वैल्यू अर्थ पे? जी की वैल्यू अर्थ पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। सवाल ये है कि मान लीजिए दो बॉल हैं, एक छोटी बॉल है एक बड़ी बॉल है, दोनों को मैंने सेम ऊंचाई से फेंक दिया, तो बताओ कौन सी बॉल ज़मीन पे जल्दी पहुँचेगी? गाइस, दोनों बॉल ज़मीन पे एक ही टाइम पे पहुंचेंगी क्योंकि इन दोनों पे सेम एक्सेलरेशन लग रहा था, यानी कि इन दोनों पे जी लग रहा था जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये दोनों 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही थी, इसलिए सेम टाइम पे ये नीचे पहुंचेंगी। कोई जल्दी कोई बाद में नहीं पहुंचेगा। तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी चीज़ नीचे गिरती है वो उस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का ही क्या लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, और उसका नीचे पहुंचेगी। कब ये बॉल नीचे पहुंचेंगी इसका उनके मास से कोई लेना देना नहीं है। कब ये बॉल नीचे पहुंचेंगी उसका सिर्फ उनके एक्सेलरेशन से लेना देना है। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, दोनों बॉल को आप फेंकोगे दोनों एक साथ ही गिरेंगी क्योंकि उन पे सेम एक्सेलरेशन लगता है। ठीक, अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देती हूँ और फिर ये वीडियो हो जाएगी ख़त्म, है ना। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद की बात एक है कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यार अर्थ जो है उसका ओवल शेप है। ठीक है, ओवल। तो हमारा जो अर्थ में ये इक्वेटर वाली लाइन है उसका रेडियस ज़्यादा हो जाता है, और ये जो पोल्स हैं, ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको ऊपर नीचे, इनका रेडियस कम हो जाता है अगर आपको ओवल का शेप पता है तो क्या होता है, जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा तो g इज इक्वल्स टू एम अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, तो जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है इसलिए इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होगी, और पोल का रेडियस कम है इसलिए पोल पे g की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये आपको 1-2 मार्क्स में आ सकता है कि बताओ कहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है जी की, पोल पे या इक्वेटर पे। ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, या आपके MCQ चलते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान होनी चाहिए। अब गाइज, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से। So guys, and keep watching the channel. Thank you everyone for watching this video.